हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर वीडियो में लेके आया हूँ ब्रूनर का सिद्धांत। इससे पहले मैंने 4-5 सिद्धांत पढ़ा दिए मनोविज्ञान का। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें मैं उसके विषय में बताऊं और कुछ छूटने ना पाए। तो मेरी कोशिश है, लेकिन आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि और भी चीजें उस सिद्धांत के बारे में ढूंढिए, किताब से ढूंढिए, नेट से ढूंढिए, और अन्य चैनल भी है वहां से भी जहां लोग अच्छा बताते हैं ढूंढिए। मैं नहीं कहता कि मेरा ही देखिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक वीडियो में सारी चीजें मिल जाएं। और जहां तक वैकेंसी की बात है, आप जानते हैं 69,000 वैकेंसी फंसी हुई है, उसमें मैं भी हूं। मेरा चयन अयोध्या जिले के लिए हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि वैकेंसी जल्दी पूरी हो जाए और आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आए और आप उसमें बैठिए। लेकिन उसके लिए पहले से तैयार रहिए, क्योंकि जितना भी अब जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत टफ है, आसान नहीं है, और पेपर का स्टैंडर्ड भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रूनर का सिद्धांत, जीरोम ब्रूनर। इस सिद्धांत को अन्वेषण का सिद्धांत भी कहते हैं, कि जानिएगा अन्वेषण अन्वेषण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, यानी कि अगर इसे कह दें अन्वेषण का सिद्धांत कहिए, चाहे इसे आप खोज का भी सिद्धांत कह सकते हैं, खोज का भी सिद्धांत कह सकते हैं। ये चीज जानते रहिएगा। ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया है, यानी कि जीरोम ब्रूनर ने सिद्धांत दिया है, उसको क्या कहते हैं? खोज का सिद्धांत कहते हैं या फिर अन्वेषण का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए जाइए, ब्रूनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया था। ठीक है। ब्रूनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1960 में किया था। कब किया था? 1960 में किया था। और इस सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, इसे आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी की में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो ब्रूनर मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि बच्चों की मानसिक स्थिति, उसके चिंतन पर ध्यान दिया। उन्होंने ये ध्यान दिया कि बालक जब शैशवावस्था में होता है और उसके बाद जब बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो किसी विषय वस्तु के बारे में उसकी धारणा क्या होती है, वो किस तरीके से सोचता है। जैसे आप एक छोटे से बच्चे हैं, अपने ऊपर व्यक्ति सोचिए कि आप सोचिए कोई बालक है, एक बालक है आपके घर में जो 3 से 4 वर्ष का है। वो किसी विषय वस्तु के बारे में जिस तरह की सोच सकता है, किसी तरह जिस तरह का भाव रखता है उसके बारे में, जब वो बड़ा हो जाएगा, बाल्यावस्था की तरफ धीरे बढ़ेगा, तो उसके विचार उस विषय वस्तु के बारे में बदलेंगे। तो ये क्या है, इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र पर ज्यादा बल दिया, चिंतन पर ज्यादा बल दिया कि एक बालक किस प्रकार किसी विषय वस्तु के बारे में सोचता है। और ये सिद्धांत काफी पॉपुलर हुआ और काफी आज भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। तो ये क्या है, इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक जो है चिंतन पर आधारित है, संज्ञानात्मक श्रेणी का है। अब इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी है, ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इनकी बुक है द रेवलेंस ऑफ एजुकेशन। द रेवलेंस ऑफ एजुकेशन है इनकी बुक। कौन सी है? द रेवलेंस ऑफ एजुकेशन। इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है इन्होंने संबंधता का बहुत बताया था। जो इनकी बुक है रेवलेंस ऑफ एजुकेशन, उसमें इन्होंने संबंधता का क्या किया था, महत्व बताया था कि सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल में बात की थी। तो ये इनकी किताब है, इनकी बुक है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है, ब्रूनर ने 2 बातों पर अधिक बल दिया। पहली, शिशु अपनी अनुभूति किस प्रकार करता है, व्यक्त करता है। ठीक है। शिशु क्या करता है? अपनी अनुभूति को किस प्रकार व्यक्त करता है। अनुभूत से आशय क्या होता है? अनुभूत से मतलब होता है आपने जो कहीं से अनुभव किया, जो कहीं से सीखा, जो कहीं से ऑब्जर्व किया, उसे क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं। तो ये कहते हैं कि बालक ने जो अपने वातावरण में चीजों को महसूस किया है, उसको आपके सम्मुख व्यक्त कैसे करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ले जाते हैं एक बच्चे को प्रदर्शनी में, छोटे से बालक को प्रदर्शनी में ले जाते हैं। प्रदर्शनी में तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं। गांधी जी के बारे में बताया जाता है, भारत कैसे आजाद हुआ उसके फिगर दिखाए जाते हैं, और किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने युद्ध किया, तो वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अब बालक में एक सिनेरियो जनरेट हो गया है उस चीज को लेके, उसके दिमाग में एक पिक्चर चल रही है। अब उस पिक्चर को किस तरीके से व्यक्त करता है, देखिएगा हर एक बालक की स्थिति अलग होती है। एक ही उम्र के 2 बालकों को, दोनों दोनों को ही यही सेम चीज दिखाई है, लेकिन जब दोनों का अभिव्यक्ति देखेंगे, दोनों उस चीज को बताएंगे, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट होगा। उसी के बारे में ब्रूनर बात करते हैं कि बच्चा जो अनुभूति लेता है समाज से, जो अनुभव करता है, उसको कैसे वो व्यक्त करता है, इसके बारे में ये बात करते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद कहते हैं शैशवावस्था बाल्यावस्था में बालक के चिंतन की स्थिति क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया कि एक बालक जो एक ही विषय वस्तु के बारे में जो चिंतन रखता है शैशवावस्था में, वो बाल्यावस्था में बदल जाएगा। आप सोचिए, हम लोग वयस्क हैं, प्रौढ़ हैं, तो
अगर खिलौनों की बात करें, जब हम छोटे थे 2 साल 4 साल 5 साल के थे, तो एक गाड़ी आया करती थी, चाबी भरने से चलती थी। ठीक है, बहुत, हालांकि मुझे कहीं मिली नहीं, डांटी मरती थी। हो सकता है आप लोग पाए हुए हों, क्योंकि पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, ऐसे खिलौनों को दिलाते नहीं थे, लगता था लड़का बर्बाद हो जाएगा। खैर, लेकिन ये है कि जो ये खिलौने थे, जो धारणा मेरी तब थी कि वो मिल जाए चाबी वाली गाड़ी, मैं दौड़ाऊं, जो है उसको खेलूं, आज उसके बारे में विषय में बिल्कुल मेरी मानसिकता बदल गई है। मैं प्रौढ़ावस्था में हूं, उसकी बात कर रहा हूं। तो वैसे ही बालक है, जो शैशवावस्था में बालक एक खेल के दृश्य को देखता है, खिलौने को देखता है, उसी खिलौने के बारे में उसका जो है नैरेटिव जो है बाल्यावस्था में बदल जाता है। ठीक है, ये चीज समझिएगा। दो चीजों के बारे में हमने बात किया, कौन सा? एक तो सबसे पहली चीज हमने बात किया कि शिशु अपनी अनुभूति किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरी बात किया कि बाल्यावस्था व शैशवावस्था में बालक की चिंतन की स्थिति क्या होती है, बालक किसी वस्तु के बारे में कैसे सोचता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिद्धांत को समझने के लिए कुछ भागों में बांट दिया है। देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया है। कोशिश कर मेरी यही रहती है कि आप लोगों को बेहतर क्लास दे सकूं। थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए, चैनल छोटा है, 2 लोगों तक पहुंचाइए और वो जान सकें। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेहतर बताऊं, और मैंने हर एक सिद्धांत की बड़ी गहराई तक अध्ययन खुद किया, और उसके बाद मैंने आपको क्लास दी है। चलिए आइए देखते हैं। इसका थोड़ा सा मैंने कुछ हिस्सों में इसको बांट लिया है, उसके बाद मैंने जो है इसको समझाया है। अब दिखा है अंतःदर्शी चिंतन व विश्लेषणात्मक चिंतन। ठीक है, अंतःदर्शी मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे स्कूल कॉलेज में ज्यादातर ध्यान विश्लेषणात्मक चिंतन कर दिया जाता है। कहने का मतलब, आपके सामने कोई विषय वस्तु रख दी गई, उसके बारे में बता दिया गया। अब देखिए, इसमें लिखा है प्रायः देखा गया है कि विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा कक्षा में बालक के अंतःदर्शी चिंतन पर कम बल दिया जाता है। आप घर में हैं, कोई बच्चा है आपके घर में है, आप अपेक्षाकृत ये देखते हैं कि किसी विषय वस्तु के बारे में क्या वो विश्लेषणात्मक चिंतन रखता है, यानी कि जो सामने आपको दिखाई देता है, आंतरिक नहीं। वो इसके विषय में अंदर क्या सोचता, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो सोचता हो आपसे कह ना पाए, लेकिन आप वो जानने की कोशिश करते हैं जो उसको सिखाते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि एक मोटर कैसे कार्य करता है, विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है, एक साइकिल का पहिया कैसे घूमता है, एक साइकिल कैसे बैलेंस करती है। ये सारी चीजें आप जो है सीख कर उसका विश्लेषण करके बता देते हैं कि इस ये नियम है, फिजिक्स का ऐसा नियम है। लेकिन कुछ अपने भी विचार होंगे, हो सकता है वो गलत हो, मैं नहीं कह रहे सही है, लेकिन वो अपने भी विचारों को जानना जरूरी है। जब तक उसको शिक्षक नहीं जानेगा तब तक विकास नहीं कर पाएगा। अंतःदर्शी जो है विश्लेषणात्मक चिंतन गलत हो सकता है, लेकिन उसको जानने से बच्चे का क्या होगा, भ्रम दूर होगा, वो किसी विषय वस्तु को सही तरीके से जान पाएगा। इसलिए ये बातें जानना जरूरी है कि उसके मस्तिष्क में अंदर क्या चल रहा है किसी विषय वस्तु के बारे में। ठीक है, अब आगे आता है विषय की संरचना। ठीक है, विषय की संरचना, विषय की संरचना से मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट का एक अपना संरचना होता है। जैसे मैथ का अपना एक तरीका है, मैथ जो है जब आप पढ़ने जाएंगे तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि संख्याओं का ज्ञान पहले होना आवश्यक है। वैसे ही जैसे आप विज्ञान की स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले विज्ञान क्या है, हिंदी की स्टार्ट करते हैं तो हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब हर विषय की एक विधि है, और उस विधि को बालक को सीखना आवश्यक है। ठीक है, देखिए आप भाई, एक क्रम विकास का भी है। बालक तो पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगता है, वो पहले थोड़ा बड़ा होता है, अपनी मांसपेशियां उसकी जो है थोड़ा कंट्रोल में आती है, उसकी बॉडी थोड़ा कंट्रोल करता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, फिर भागता है। वैसे क्या होता है कि हर एक विषय वस्तु की एक संरचना होती है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। अब ये कहने का मतलब है, ये जो संरचना है, ये संरचना जो कक्षा में बालक बैठा हुआ है, जो कक्षा में पढ़ रहा है, उसके मस्तिष्क के अनुसार होना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, ना तो उसकी क्षमता से नीचे होना चाहिए। अगर आज की डेट में आप प्रौढ़ हैं, आप टेट की तैयारी करते हैं, मैं आपसे कह दूं चलो मैं आप लोगों को क ख ग अंगा पढ़ाऊंगा, ABCD पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे सर कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं, ये हमारे क्लास में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसकी संरचना ठीक है लेकिन हमारे लिए नहीं सही है। अभी मैं कह दूं चलो ठीक है, मैं आपको जो है क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता हूँ टेट की क्लास में, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, तो ये भी चीज आपके लिए सही नहीं है। आपको जो सही है क्या है, आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, यानी कि आपके हिसाब से जो संरचना है, जो संरचना है विषय वस्तु की ऐसी है कि जो आपको समझ में आए और उसका आप क्या करिए, प्रयोग कर पाइए व्यवहार में। अगला दिया गया है अन्वेषणात्मक शिक्षा, अन्वेषण के आधार पर सीखना। देखिए, बच्चों में क्या करना चाहिए, कोई चीज रटानी नहीं चाहिए। हमने कहा कि अगर कोई चीज आप रटाते हैं, जिसपे ब्रूनर ध्यान देते हैं, ब्रूनर जिसपे जोर देते हैं कि बच्चों को रटी हुई चीजें भूल जाती हैं।
अन्वेषण करके, यानी कि अगर खुद करके सीखेंगे, खुद खोज कर सीखेंगे, तो वो कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए क्या देते हैं कि किसी विषय वस्तु की क्या है, खोज पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट जो है ऐसा तैयार होना चाहिए, विषय वस्तु ऐसी तैयार होनी चाहिए सब्जेक्ट जो है क्लास की, कि बच्चों का क्या हो कि मानसिक जो विकास हो वो जो है खोज की तरफ अधिक हो, किसी वस्तु के बारे में कुछ न कुछ सवाल उठे और उसका खुद वो जवाब खोजे कि आखिर क्या होगा। अगला प्रश्न है संबद्ध, संबद्धता का महत्व। ठीक है, तो संबद्धता का महत्व इन्होंने इसकी चर्चा किसमें की, मैंने बताया था द रेवलेंस ऑफ एजुकेशन बुक लिखी थी, इसके बारे में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि भविष्य में, मतलब भविष्य में बालक के लिए विषय वस्तु की उपयोगिता। ठीक है, आपने तो विषय वस्तु जैसे बता दिया, देखिए आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट तैयारी करते हैं, आपकी विषय वस्तु है मनोविज्ञान पढ़ना। उसका कारण क्या है, कोई वजह होती है, अगर कोई विषय वस्तु तैयार की जा रही है किसी भी कक्षा के बालकों के लिए, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हमारे लिए, हमारे आपके लिए कारण क्या है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों की मनोदशा को हमें सीखना है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें बतानी चीजें, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। वैसे ही जब छोटे बच्चों को लिए जो पढ़ाया जाता है, जो विषय वस्तु डाली जाती है, तो उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि जो आज की कक्षाएं पढ़ाया जा रहा है, आज के समय में जो क्लासरूम के लिए, उनके विषय वस्तु के लिए पाठ्यचर्या तैयार की गई है, वो उनके भविष्य में कितना योगदान देगी, उनके भविष्य में कितने, भविष्य को कितना अच्छा करेगी, और ये विषय वस्तु आगे चल के उनके लिए क्या उपयोगिता साबित करेगी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बताया है, महत्व क्या है, एक सामाजिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। ठीक है, हम जानते हैं हर कोई चीज का सीखने का एक सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व होता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे को आप सिखाते हैं, कक्षा में सिखाते हैं कि अपने गुरुजनों से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से आप कह के बात करना चाहिए। ठीक है, ये सामाजिक स्तर है कि क्या है कि बच्चा का सही समाज में बैठता है, तो ये चीज क्या करता है, ध्यान देता है कि किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, वो ये समझ पाता है कि कैसे जो क्या करना, व्यवहार करना है, समाज में कैसे लोगों को आप कहना है, कि तुम कहना है, किस तरह सम्मान करना, ये चीज क्या सामाजिक है। अब व्यक्तिगत क्या हो गई, व्यक्तिगत क्या हो गई, उसे खुद क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने घर में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। देखिए ये आपने सिखाया कि किसको आप बोलना है, किसको नहीं बोलना, अपने छोटे या बड़ों को, लेकिन किसी के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये व्यक्तिगत चिंतन का विषय है। ठीक है, ये ऐसा है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसका दिमाग इस तरफ क्या हो, डेवलप हो, कि ये समझ सके कि हमारी व्यक्तिगत संबद्धता कैसी है, हमारे व्यक्तिगत संबंध कैसे हो, कैसे होने चाहिए। ठीक है, अब आगे दिया गया है तत्परता, बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना। ठीक है, बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना जिससे रुचि बने रहे, जिससे तत्पर रहे। देखिए अगर देखते एक चीज देखिएगा, बच्चों की जो किताबें होती हैं, किताबें होती हैं, उसमें क्या होता है कि फिगर बने होते हैं, खूबसूरत चित्र बने होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस चित्र को देख के अट्रैक्ट होते हैं। कभी बच्चे को आप सिखाइए, देखिए लर्निंग क्या होती है, बच्चे अनुकरण करना सीखते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिमाग में आ गया, जब आप किसी बच्चे को का से कबूतर पढ़ाते हैं ना, तो वो का नहीं देखता है, वो कबूतर का फिगर देखता है। अगर का की जगह, कबूतर की जगह गधा रख देते ना, तो वो का से गधा कहता, कबूतर को गधा कहता, सॉरी गधे को कबूतर कहता। तो कहने का मतलब बच्चों में अनुकरण होता है, बच्चे अनुकरण अनुकरण करते हैं। आपने देखा है जैसा लोग अपने घरों में देखिए, कोई बच्चा क्या होता है कि सबको मम्मी कहता है, एक समय तक सबको पापा कह देता है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार चीज सुन रहा है, तो उसे ये नहीं समझ है किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए। तो क्या करता है कि वो अनुकरण करता है। इसीलिए बच्चों के सामने ऐसी चित्रावली पेश की जाती है जिससे क्या हो, वो मस्तिष्क में उसके छप जाए। का से कबूतर पढ़ता है तो का के सामने कबूतर बना होता है, बच्चा का कभी अक्षर नहीं सीखता है, वो कबूतर को सीखता है। धीरे धीरे जब उसका मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, तो वो चीजें समझ जाता है कि का से कबूतर होता है। लेकिन पहले क्या करता है, वो अनुकरण करता है। तो वैसे क्या है कि बालकों के अनुरूप पटचर्या तैयार करना, कि जिस जिस उम्र का बालक है, जिस कक्षा में पढ़ रहा, उसके अनुसार उसकी इतनी रुचिकर पाठ्यक्रम होनी चाहिए कि वो बीच में बाधा न बने, बल्कि उसमें क्या है, बच्चा लगा रहे, तत्पर रहे। आप देखते हैं कि जब चौथी पांचवी क्लास में कुछ कहानियां होती थी, जो है मेमने की कहानियां, तो हम लोग खुद जो है उसको बड़े बहुत बार पढ़ा करते थे, कि एक दिमाग में भी सिनेरियो रहता है कि यार ये सच है। जैसे आज के छोटे बच्चों को दिखाइए, छोटा भीम आता है, तो मम्मी कहती है बेटा ऐसा है कि छोटा भीम जो है आएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम खाना खा लो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के दिमाग में वो जो फ्यूजर है ना छोटा भीम की, वो देखता है, वो लगता है वो उसकी ओरिजिनल दुनिया है। बच्चे की जो भी आप बता देंगे उसे लगता है वो उसके जीवन में होगा, छोटा भीम उससे आएगा, मिलेगा, उसका दोस्त बनेगा। तो ऐसी पाठचर्या बनाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, फिर आगे दिया है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने का महत्व। ठीक है, सीखने में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। देखिए
अन्वेषण के कार्य में हमेशा क्या होता है कि सहभागिता आपकी डायरेक्ट होती है। कभी भी खोज की विषय के बारे में अगर काम कर रहे हैं तो आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसमें ये लास्ट में क्या है, लास्ट का जो इनका भाग मैंने बांटा है क्या है, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने का महत्व, यानी कि खुद जो है उस कार्य को करना और खुद सीखना उस कार्य से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अभी इतना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर चलते हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अभी हमने ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ लिया कैसे क्या है और कैसे उसकी क्या डिटेल है और कैसे वो कार्य करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ब्रूनर ने क्या बताया है कि कितने तरीकों से जो है अभिव्यक्त करता है बालक अपने विचारों को, अनुभूतियों को, और उसकी शिक्षा में उपयोगिता क्या है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालक अनुभूतियों को 3 प्रकार से व्यक्त करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है? सक्रियता है। पहला क्या है? सक्रियता है। दूसरा है दृश्य प्रतिमा और तीसरा है सांकेतिक। अब सक्रियता में क्या है, देखिए ये शब्दहीन क्रिया कहा गया है जन्म से 18 वर्ष के लिए। तो आप जानते हैं जन्म से 18 वर्ष तक बालक क्या करता है? बोल नहीं पाता है, यानी कि जब उसे भूख लगती है तो क्या करता है? रोता है ना, माँ को देख के रोता है, या फिर इशारे थोड़े बहुत कर पाता हो तो कर लेता है ना, या फिर कोई कुछ आवाजें निकालना जानता है तो वो निकालने लगता है। तो इस तरह की क्रियाएं क्या होती हैं? शब्दहीन क्रिया, हाथ पैर हिलाना या फिर भूख लगने पे रोना, ये क्या होती है? शब्दहीन क्रियाएं। इसका जो समय दिया गया है जन्म से कितना? 18 माह दिया है। फिर दृश्य प्रतिमा। देखिए दृश्य प्रतिमा क्या होती है? जैसे आप कोई कहानी जब सुनते हैं ना, जब कहानी सुनते हैं ऐसा नहीं होता है कि वो कहानी आपके सामने चल रही है, चलचित्र चल रहा है, लेकिन इस कहानी की जो तस्वीर है ना वो अपने आप दिमाग में बनती चली जाती है। वैसे बालक होते हैं, बालक मैंने बताया ना, जैसे अभी वो डोरोमेन की कहानी देख रहे हैं, वो जो है छोटा भीम कहानी देख रहे हैं, तो वो जो कहानी देखते हैं उनके दिमाग में छप जाता है। वो आपस में बात भी करते हैं कि तो लगता है उनके हिस्से का है डोरोमेन, उनके उनके हिस्से के, उनके घर का है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे टीवी में करता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके दिमाग में क्या होता है, एक प्रतिमा बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से समझता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण मतलब जो सामने उसकी उपस्थित है उस चीज को देखना और उसके अनुसार क्या होना, उसका विकास होना। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण। और इसका समय क्या है? 18 से 24 माह। जो ब्रूनर ने समय दिया है, इसको बांटा है, वो क्या दिया है? 18 से 24 माह। उसके बाद है सांकेतिक। देखिए सांकेतिक भाषा में क्या होता है? भाषा क्या है? संकेत ही तो है। का लिखते हैं, क्या है? संकेत है, बस एक चीज को व्यक्त करने का। अभी देख लीजिए, हाँ भाषा पूरी तरह से संकेत है। वो क्या है? देखिए अगर हम वाटर को क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। हो सकता है ये अंग्रेजी में वाटर मतलब पानी होता है, हिंदी में जल कहते हैं, पानी कहते हैं, या फिर उर्दू में कुछ और कहते होंगे, अन्य भाषाओं में अन्न कहते होंगे। लेकिन वो वस्तु क्या है, जो चीज है, जो पानी है, वो तो यही है, लेकिन उसके संकेत क्या है? अलग अलग है। तो वैसे ही क्या होता है, बालक इस समय क्या होता है? अमूर्त चिंतन में चला जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कब होती है? जब क्या होता है, बालक किसी भी विषय वस्तु के सामने न रहने पर भी उसके बारे में क्या होता है? बता देता है कि वो ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त मतलब होता है सामने प्रत्यक्ष होना, अमूर्त मतलब होता है ना प्रत्यक्ष होना। ठीक है, तो उसके बारे में जब ये बातें करने लगता है बालक, तो क्या हो जाता है? वो अमूर्त चिंतन हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक। ब्रूनर के अनुसार से क्या कहते हैं? सांकेतिक जो है विधि कहते हैं। सांकेतिक विधि के अंतर्गत भाषा संकेत, भाषा संकेत मतलब जो बोलकर आप व्यक्त करते हैं उसको कहा है। और इन्होंने 7 वर्ष से अधिक का समय दिया, यानी कि इसकी लिमिट नहीं बनाई है, 7 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए ये चीजें बताई हैं। अब उसके बाद आते हैं उपयोगिता क्या है? विकास की अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम। विकास की अवस्था का मतलब बालक के विकास की अवस्था। ऐसा एक चीज और देख लीजिएगा, इसको संज्ञानात्मक अधिगम भी कहा जाता है। सॉरी, संरचनात्मक अधिगम। इसको संरचनात्मक अधिगम भी कहा जाता है। तो ये चीज जो है याद रखिएगा, क्या कहते हैं जी, इसको संरचनात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बालकों के मानसिक अवस्थाओं का वर्णन। इस सिद्धांत में ब्रूनर ने क्या किया? बालक के मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया कि बालक की जो मानसिक अवस्था है उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। अगर उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार होगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? बालक का विकास सही ढंग से होगा। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अन्वेषण विधि द्वारा समस्या समझना। ठीक है, अन्वेषण मतलब खोज विधि द्वारा आपके सामने समस्या प्रस्तुत कर दी गई, अब उस समस्या का खुद हल निकालिए, कैसे सॉल्व होगी, इसी को क्या कहते हैं? अन्वेषण विधि कहते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है संप्रत्यय समझने पर बल। संप्रत्यय मतलब क्या होता है?
कई बार पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। अवधारणा, संप्रत्यय मतलब क्या होता है? अवधारणा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेते हैं किसी चीज का तो वो चीजें आपको आसान हो जाती हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बताया है कि किसी विषय वस्तु या किसी समस्या के कॉन्सेप्ट को समझना, उसके संप्रत्यय को समझना, उसकी अवधारणा को समझना। ठीक है। उसके आगे दिया गया है, इस विधि द्वारा बालकों को ज्ञान को अस्थायी बनाया जाता है। ठीक है। देखिए, जब कोई आप खुद खोज करके सीखते हैं तो वो ज्ञान क्या होता है? बहुत दिन तक अस्थायी होता है। लेकिन जब कोई रट कर सीखते हैं तो क्या होता है? भूल जाता है। ठीक है, भूल जाता है। तो इतने क्या हो गई? ये उपयोगिता हो गई। और इसके साथ ये जो ब्रूनर का सिद्धांत वो समाप्त हो जाता है। कुछ आपके लिए होमवर्क, वो आप हमको जब ये वीडियो आप देखेंगे तो उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। होमवर्क ये है कि जितने मैंने सिद्धांत बताए हैं उन सिद्धांत में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो कहाँ के निवासी हैं और उन्होंने सिद्धांत कब कब दिया है, कौन कौन से कहाँ के निवासी हैं और सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है, कब प्रतिपादन किया है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आप लेके लिए है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। आज का सेशन तो इतना ही है। और अगर कुछ चीजें छूट जाती हो, कहीं मेरे अंदर कमी हो पढ़ाने में या फिर कोई समस्या आ रही हो आप लोगों को, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और बेहतर चीजें दे पाऊं। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।